नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। उम्मीद है कोरोना महामारी के इस काल में आप अपना और अपनों का रख रहे होंगे बेहतर ख्याल। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जानिए क्या है देश भर में कोरोना के ताजा हालात। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई है, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। देश में तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। भले ही दैनिक मामले घटकर 50,000 के नीचे आ गए हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में कोरोना के नए केस में इजाफा देखने को मिला है, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 48,786 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 1005 लोगों की कोरोना से जान चली गई। पिछले 2 दिन के आंकड़े देखें तो नए मरीजों में इजाफा हुआ है। बुधवार को देश में 45,951 और मंगलवार को कोरोना वायरस के 37,566 नए मरीज सामने आए थे। नए मामलों के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,04,11,634 पहुंच गई है। इनमें से अब तक 3,99,459 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो शुक्रवार को देश में मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 2,94,88,918 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,588 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 1.5 महीने से नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में अब 5,23,257 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। खास तौर से केरल में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ नए मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। केरल में बुधवार को बीते दिन 13,658 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 142 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 29 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 28 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होने में सफल रहे हैं, जबकि 13,236 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना केस का आंकड़ा 10,000 के करीब बना हुआ है। यहाँ बुधवार को 9,771 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 141 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यहाँ अब तक 60 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तमिलनाडु में बुधवार को बीते दिन 4,506 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि इस दौरान 113 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते दिन 3,797 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 35 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक में बुधवार को 3,382 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 111 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा असम 2,479, पंजाब 262 और तेलंगाना में बुधवार को 917 नए कोरोना मरीज सामने आए। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 30 जून तक देश भर में 33,57,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 27.60 लाख टीके लगाए गए। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर के करीब 100 देशों में फैल चुका है। इसको लेकर WHO ने क्या कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया भर के देशों के लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है। इस वायरस ने दुनिया भर के 100 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद
वहां खलबली मची हुई है। कई देशों में पाबंदियां एक बार फिर से वापस आ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नए आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट अब तक लगभग 100 देशों में फैल गया है। ये वायरस मूल वायरस से 2.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट का पहला केस फरवरी 2021 में सबसे पहले भारत में पाया गया था। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते केसों के पीछे यही वेरिएंट जिम्मेदार है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग और इन्फ्लुएंजा डेटा ने अपने रिसर्च में कहा है कि पिछले 4 हफ्तों में भारत के 224 जीनोम अनुक्रमण मामलों में जितने भी केस सामने आए हैं उनमें से 67% केस डेल्टा से संबंधित हैं। GISAID एक ऐसी संस्था है जो वायरस वेरिएंट में जीनोम को ट्रैक करता है। GISAID के आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब भारत, UK, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पिछले 4 हफ्तों के डेटा से पता चलता है कि UK और सिंगापुर में जिन सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई उनमें से 90% मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। भारत में तबाही मचाने वाली दूसरी लहर के पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट B16172 ही था। तब ये वेरिएंट AY1 और AY2 में बदल गया और इसने डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। WHO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 29 जून 2021 तक ये वेरिएंट 96 देशों में पहुंच गया है। बता दें कि रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई देशों में प्रतिबंध फिर से वापस आ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को लेकर परेशान ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 27 जून से शुरू होने वाले 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वहीं डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों की वजह से ब्रिटेन सरकार ने लोगों पर लगी पाबंदियां अब 19 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। पहले 21 जून से पाबंदियों में ढिलाई देने की बात कही जा रही थी। जाइडस काडिला की जो कोरोना वैक्सीन भारत में आ रही है वो बिना इंजेक्शन ही लोगों को दी जाएगी। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए इस वैक्सीन की क्या क्या है विशेषताएं। कोरोना संकट के बीच भारत की कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के लिए DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि वैक्सीन बिना सुई के दी जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको इस वैक्सीन की खासियत और इससे जुड़ी बड़ी बातें बताएंगे कि क्यों ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से बेहद अलग और खास है। ये पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट के खतरे कम होंगे। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का तीसरे चरण का ट्रायल हो चुका है, जिसमें 28,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। भारत में किसी वैक्सीन का यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसके नतीजे भी संतोषजनक बताए गए हैं। दूसरी लहर के दौरान ही देश की 50 क्लिनिकल साइट्स पर इसका ट्रायल हुआ था। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जाता है। स्टडी में पाया गया है कि जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसमें फार्माजेट सुई रहित तकनीक की मदद से लगाया जाएगा। इसमें सुई की जरूरत नहीं पड़ती। बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर वहां पर लगाते हैं। मशीन पर लगे बटन को क्लिक करने से टीका की दवा अंदर शरीर में पहुंच जाती है। कंपनी ने सालाना 10 से 12 करोड़ खुराक बनाने की बात कही है। ज़ाइकोव-डी की कुल 3 खुराक लेनी होती है। माना जाता है कि सुई के इस्तेमाल के बिना तीनों खुराक लगाई जाती हैं, जिससे साइड इफेक्ट का खतरा कम होता है। ज़ाइकोव-डी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसको रखने के लिए तापमान को बहुत ज्यादा कम नहीं रखना होता, मतलब इसकी थर्मोस्टेबिलिटी अच्छी है। इससे कोल्ड चेन आदि का झंझट नहीं होगा, जिसकी कमी की वजह से अब तक वैक्सीन के बर्बाद होने की बात कही जा रही थी।
प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन को बनाने से बहुत आसानी होती है। इसमें न्यूनतम जैव सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके साथ साथ वेक्टर संबंधित इम्यूनिटी की कोई परेशानी नहीं होती। प्लाज्मिड आधारित डीएनए वैक्सीन में एंटीजन विशिष्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किया जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में बनाया जाता है। वहीं जाइडस के टीके को लेवल 1 की लैब में ही बनाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि उसने भारत में अब तक 50 से ज्यादा केंद्रों में अपनी वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण किया है। इस कोरोना महामारी में करीब 1500 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उनके परिवार को आज भी मिलने वाले मुआवजे का इंतजार है। भारत में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। हालांकि दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। कोरोना महामारी के इस वक्त में डॉक्टरों की अहमियत लोगों को ज्यादा समझ आई है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी से 1500 डॉक्टरों की मौत हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक 800 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स बिहार और दिल्ली के थे। हालांकि अभी तक इस बात का डाटा सामने नहीं आया है कि मरने वाले डॉक्टर्स में से कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और कितनों को पहली खुराक लग चुकी थी। आईएमए के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत से अब तक कुल 1500 डॉक्टर्स की इस महामारी की वजह से मौत हो गई है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के परिवारों को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले एक भी डॉक्टर के परिजनों को अब तक बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर में मृत डॉक्टरों को महज 25% के परिवारों को ये राशि मिल पाई है। हकीकत ये भी है कि सरकार ने बीमा योजना में जो सेवा शर्तें रखी हैं, उनसे ज्यादातर मुआवजा पाने की दावेदारी से ही बाहर हो गए। डॉक्टर जयालाल का कहना है कि शर्तों के मुताबिक डॉक्टर की मौत कोविड के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी केंद्र में काम करते हुए होनी चाहिए। होम आइसोलेशन, कोविड के निजी संस्थानों या अन्य केंद्रों पर काम करते वक्त जान गंवाने वाले डॉक्टर इस दायरे में नहीं आते। कागजी दस्तावेजों के कारण भी मुआवजे के लिए पीड़ित परिवार भटक रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की मौत पर सारे रिकॉर्ड अस्पताल और संबद्ध डॉक्टर के परिवार के जरिए जिला प्रशासन को, वहां से राज्य सरकार को, वहां से केंद्र को भेजे जाते हैं। अगर जरा सी हस्ताक्षर में भी गड़बड़ी हो गई तो आवेदन खारिज हो गया। आईएमए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए की मदद दे रही है। आईएमए प्रेसिडेंट के मुताबिक थर्ड पार्टी बीमा की जगह सरकार सीधे तौर पर डॉक्टरों की मौत पर मुआवजे का ऐलान करती तो ये परेशानियां नहीं होती। आपको बता दें, दिल्ली समेत कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। अकेले दिल्ली और बिहार में ही 115 डॉक्टरों की मौत हुई, जबकि 8 गर्भवती महिला डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर जयालाल ने कहा कि इनमें ज्यादातर सरकारी डॉक्टरों की मौत हुई और पीड़ित परिवारों के चिकित्सकों को सीधी मदद के लिए आईएमए ने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कोरोना महामारी में डॉक्टरों पर हिंसा को लेकर कानून बनाने की भी मांग की गई है। आईएमए प्रेसिडेंट जयालाल ने कहा कि 23 राज्यों ने डॉक्टरों पर हिंसा को लेकर कानून बनाए हैं, लेकिन इसमें एक समानता नहीं है कि कौन जांच करेगा, कितने वक्त में करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्रीय कानून लाकर सीआरपीसी और आईपीसी के विशेष प्रावधान किए जाएं। राजधानी में दिल्ली प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए 11 साल हो गए, लेकिन ज्यादातर पुलिस कमिश्नर ही ऐसे कानून से अनजान है। देश में महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन या प्रमोशन जैसी कोई स्कीम नहीं है। कोविड होने पर इलाज का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इन्हें कोविड शहीद का दर्जा दे और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। डॉक्टरों की भारी कमी है, लिहाजा हमारी मांग है सरकार सभी लंबित मेडिकल पीजी एग्जाम कराए, नीट की परीक्षा भी जल्द से जल्द हो। वहीं आयुर्वेद और एलोपैथी के विवाद पर डॉक्टर जयालाल ने कहा कि इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण ठीक नहीं है। आयुर्वेद की गुणवत्ता और वैज्ञानिकता के आधार पर बढ़ावा दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस के साथ घालमेल ना किया जाए।
गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अब्दुल रऊफ के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने हत्या के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने रमेश तैरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। ये बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। उन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिससे उनको बरी कर दिया गया था। वहीं एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, उसको भी हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकी दोषियों की अर्जियों को आंशिक रूप से सुनने की बात कही है। बता दें कि गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनको 16 गोलियां मारी गई थी। गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया गया था। अप्रैल 2002 में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। फिर साल 2009 में वो पैरोल पर बाहर आया और बांग्लादेश भाग गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश से भारत लाया गया था। उत्तर प्रदेश में जिस सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया था, उसके घर वापस लौटने के बाद उसके सिख धर्म में ही शादी कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के कथित लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मनमीत कौर, जिससे श्रीनगर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, सिख नेताओं की मदद से वो वापस अपने घर लौट आई। इतना ही नहीं, लड़की की अपने समुदाय के एक लड़के से शादी भी करा दी गई। शादी का वीडियो सामने आया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मसले पर कहा कि मनमीत कौर संगत का आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ दिल्ली आई हैं और हमारी एक और सिख लड़की है जिसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है, उसे भी हम जल्द वापस लाएंगे। दूसरी बेटी धनप्रीत कौर जो है वो भी जबरन अगवा की हुई है जी। उससे जबरन वीडियो बनवाई गई है जी। हम इंश्योर करेंगे जल्दी वो बेटी भी अपने माँ बाप के पास होगी, जिसके लेके हम गृह मंत्री को भी मिलेंगे। मनमीत कौर की घर वापसी से परिवार को राहत मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी लड़की धनमीत कौर को भी जल्द वापस लाया जाएगा। सिख समुदाय का कहना है कि सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए। दरअसल ये आरोप लगाया जा रहा था कि श्रीनगर में बंदूक की नोक पर 4 सिख लड़कियों को अगवा किया गया। उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर उम्र दराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। इसके बाद एमपी यूपी की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। इसी बीच अगवा हुई मनमीत कौर वापस आ गईं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली एक सिख लड़की ने अपना वीडियो जारी कर अपनी और अपने पति की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है। 1 जुलाई से दूध, एलपीजी सिलेंडर सहित बैंकिंग सर्विसेज भी महंगी हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। हमारी इस रिपोर्ट में जानिए क्या क्या हुआ महंगा। देश में वैसे ही रोजगार का बड़ा संकट बना हुआ है। नौकरियों का पता नहीं है, लेकिन महंगाई 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़कर रख दी है। अब महंगाई ने एक बार फिर से आम इंसान को बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो पहले से ही लगातार बढ़ रहे हैं। अब आज से यानी नया महीना 1 जुलाई शुरू होते ही कई और चीजों के दाम भी बढ़ गए और अब आपका खर्चा बढ़ने वाला है।
दूध हो या फिर बैंक या बैंक के सर्विस चार्ज, जुलाई में सब महंगा हो रहा है। अमूल दूध के दाम आज से बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी, गुजरात, 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट महंगे मिलने लगेंगे। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी जानकारी कंपनी ने बुधवार को सभी को दी। इन सब के अलावा 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। 1 जुलाई से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। अगर घरेलू सिलेंडर के दाम की बात करें तो 1 जुलाई को दिल्ली में अब ये सिलेंडर 834 रुपए का है, जबकि कोलकाता में 861 रुपए दाम हो गया है। जबकि दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 1550 रुपए हो गया। इसमें 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि इन सब चीजों के अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम नए जारी होते हैं। पिछले महीने में करीब 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब ग्राहक महीने में 4 बार ही पैसा निकाल पाएंगे। अगर इससे ज्यादा बार ब्रांच से पैसा निकाला जाए तो 15 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। सिर्फ ब्रांच ही नहीं बल्कि एसबीआई के एटीएम पर भी यही नियम लागू होगा। स्टेट बैंक ने इसके अलावा चेक को लेकर भी चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाताधारक को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त के लिए उसको चार्ज देना होगा। 1 जुलाई से एक अहम बदलाव यह भी होने जा रहा है कि जिन लोगों ने 2 साल से अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, अब 1 जुलाई से उन्हें टीडीएस अधिक देना होगा। ये नया नियम उन पर लागू होगा जिनका हर साल 50,000 रुपए से अधिक का टीडीएस कटता है। जीएसटी रोल आउट के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या मोदी राज में बढ़ी है देश की कमाई? देखिए इस रिपोर्ट में। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सरकार किसी भी चीज पर जो टैक्स लगाती है उसे जीएसटी कहते हैं। एक सुई से लेकर सोने तक और आपकी कमाई से लेकर खर्चे तक पर जीएसटी लगता है। पहले ये अलग अलग टैक्सों के रूप में जाना जाता था, लेकिन 4 साल पहले सरकार ने सभी टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया जिसका नाम रखा जीएसटी। आज इसी जीएसटी को लागू हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2017 को देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी रोल आउट के कर्ता धर्ता थे। जीएसटी ने पिछले कुछ महीनों से देश को अच्छा राजस्व भी दिया है और इससे देश की कमाई में भी इजाफा देखा गया। जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था तो सरकार ने हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन का लक्ष्य रखा था। पिछले 8 महीने से जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया। मई में यह आंकड़ा 1,02,702 करोड़ रुपए था। जब कोरोना ने दस्तक दी तो जीएसटी काउंसिल से मांग की गई कि कई वस्तुओं से जीएसटी की दरें कम की जाए। दवाओं और मेडिकल उपकरणों को लेकर ऐसी खास मांग की गई। इसके बाद दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई। एम्बुलेंस पर लेवी को 12% कर दिया गया। हालांकि जीएसटी का संग्रह पिछले कुछ महीनों से 1 लाख करोड़ से ऊपर ही रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार टैक्स नेट का विस्तार नहीं कर पा रही, इसलिए टैक्स कलेक्शन में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 2019-20 में जीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी मात्र 3.5% बढ़ी। कोरोना काल यानी 2020-21 में इसमें 7.9% की गिरावट हुई है। जीएसटी को लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को पास किया था। सरकार ने इस टैक्स पद्धति के लागू होने की ऐतिहासिक तारीख 1 जुलाई 2017 तय की थी। इस नई प्रणाली से वेट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए। छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया।
इसके अलावा वैसे बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ था, उन्हें कंपोजिशन स्कीम के तहत मात्र 1% टैक्स जमा करने की छूट दी गई, जबकि वैसे सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 50 लाख तक था, उन्हें मात्र 6% टैक्स अदा करने की छूट दी गई। जब देश में जीएसटी लागू किया गया तो राज्यों और केंद्र के बीच फंड के बंटवारे को लेकर सहमति थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान इसे लेकर राज्यों, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्य और केंद्र सरकार के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई है। आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जो पूरी तरह से काले पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ तक कि यहाँ भगवान की मूर्ति भी काले पत्थर से बनाई गई है। यादगिरी गुट्टा हैदराबाद के करीब 80 किलोमीटर दूर है। ये लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का क्षेत्र है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान विष्णु ने यहाँ एक गुफा में लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के रूप में दर्शन दिया था। तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई और पंच नरसिंह क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा। तेलंगाना सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी खजाने से पैसा इस्तेमाल किया। मूर्तिकारों का कहना है कि पूरी दुनिया में ये अनोखा हिंदू मंदिर है जिसे बनाने में काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि दीवारों और गुंबदों में भी। मंदिर के बाहर और अंदर भी सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। इस मंदिर में दक्षिण भारत की अलग अलग आर्किटेक्ट शैली देखी जा सकती है। इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि देखने वालों को लगेगा कि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। మొత్తం ప్రపంచంలోనే నల్ల రాతిలో ఒకే చోట నిర్మించడం అనేది ప్రప్రథమైంది కాబట్టి దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకరించాల్సిందే. మరి అనొచ్చు మరి మిగిలిన చోట ఉంది కదా, మరి వాటికి వీటికి ఏంటి సంబంధం అంటే మిగిలిన చోట చిన్న చిన్న ఆలయాలు కట్టారు, చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ కట్టారు. ఇక్కడ మనం రాజగోపురాలని మొత్తం కూడా రాయిలో నిర్మాణం చేయడం అనేది ప్రప్రథమం. కాకతీయులు, పల్లవులు, చోళులు, వీటికి విజయనగర పీరియడ్ వాళ్ళు వీటికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క విగ్రహ శైలి ఏదైతే ఉందో, ఆ యొక్క ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఏదో ఇందులో మేళవించి మిశ్రమం చేసి చేయడం అనేది ఇది ఒక ప్రత్యేక శైలి అని చెప్పగలం. परिसर की 2 बड़ी दीवारें, शेर की मूर्तियां, हाथी की मूर्तियां, विष्णुवा आकार, पवित्र त्रिशूल, शंख और चक्र, पारंपरिक चिन्ह, 8 तरफ छोटे हॉल, 6 राजसी मीनारे, मुख्य मंदिर, मंदिर के अंदर मंडप, सालाना जश्न के लिए मंदिर के बाहर मंडप, परिक्रमा के लिए जगह, पैदल मार्ग पर मीनारे, चौड़े रास्ते जिनसे रथ घुमाया जा सके। जिधर भी आप देखें अपने शानदार आर्किटेक्ट से मंदिर बेहद सुंदर दिखता है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 लाख टन काला पत्थर, जिसे कृष्णशिला भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के लिए 600 मूर्तियों का प्रबंध किया गया। 5 साल की कड़ी मेहनत और सैकड़ों कलाकारों, कामगारों और दर्जनों इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, पंडित और डिजाइनर इस मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं। प्राचीन काल में इस तरह के भव्य मंदिर के निर्माण में दशकों लग जाते थे, लेकिन अब आधुनिक मशीनों की मदद से इसे 5 साल में ही बना दिया गया। हालांकि इस मंदिर में कहीं भी ईंट, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीमेंट की जगह चिपकने वाले एक पारंपरिक मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। కరక్కాయ, బెల్లము, సున్నము, తర్వాత అలవేరా, తర్వాత జనప నార గుజ్జు, ఇవన్నిటి కూడా మిక్సింగ్ చేసి వాటిని పరిపక్వంగా ఒక నెల ముందుగానే తయారు చేసి ఈ రాయికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బైండింగ్ ఏదైతే ఉందో అది సక్రమంగా అది పట్టుకుంటుంది, మన గమ్ములాగా పట్టుకుంటుంది. వేసేటప్పుడు కొంచెం పలసగా కనబడినా కూడా తర్వాత పొయ్యే కొలిది అది చాలా స్టాండర్డ్ అయిపోతుంది. దాంట్లో ఏ విధంగా కూడా చీమ కూడా దిగకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఇది పూర్వీకులు మనం ఏదైతే చేశారో అదే పద్ధతిని ఇందులో ఉపయోగించడం జరిగింది. तेलंगाना सरकार ने मंदिर के ढांचे में कई अहम बदलाव किए हैं। वो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था कर रही है। मंदिर परिसर में कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे कि उप अल्यास यानी आपस में जुड़े हुए बाकी मंदिर, पवित्र कुंड, अन्नदान हॉल, प्रसाद हॉल और त्योहारों के लिए मंडपों का निर्माण करवाया जा रहा है। మేము అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళ నాలెడ్జ్ మీద ఆధారపడకుండా ఒక శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళ కమిటీ ఒకటి రాయి
లో స్తోమత ఉన్నదా లేదా అని తెలుసుకుంటేందుకు ఒక కమిటీ. అసలు యాదగిరి గుట్టను మేము తొలవటం జరుగుతుంది అక్కడక్కడ, మరి ఈ గుట్ట ఇట్లా తొలవటం వల్ల ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుందా అని దానికి ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి జియాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కమిటీ ఒకటి, శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉన్నదా అని ఒకటి, వైష్ణవ్ కల్ట్ను మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అని ఏం గారు అటువంటి వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతోటి సలహా తీసుకోవటం. సో ఏ ఇష్యూ తీసినా క్షుణ్ణంగా ప్రతి కోణం నుంచి పరీక్షించి పరిశీలించి మేము సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతనే ఈ దేవాలయాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. इस मंदिर निर्माण के लिए किसी तरह का दान नहीं लिया गया। ये पूरी तरह सरकार के फंड से बनाया जा रहा है। इस पूरे निर्माण कार्य में कुल 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक इसमें 840 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें से 248 करोड़ रुपए मुख्य मंदिर पर खर्च हुए हैं। हम इस मंदिर में अतीत की महिमा और आधुनिक ज्ञान की श्रेष्ठता दोनों देख सकते हैं। यादाद्री का यह मंदिर पारंपरिक मंदिर निर्माण, वास्तु और मंदिर वास्तुकला के इतिहास में अपना एक अनूठा स्थान बनाने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इस मंदिर का अहम स्थान होगा। जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, उसके बाद मंदिर को लोगों के लिए खोलने से पहले बड़ी संख्या में सुदर्शन होम का आयोजन होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और पढ़ने के लिए www.newsnexttv.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अपना रखिए बहुत ख्याल। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।